आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के बारे में पहले चैप्टर कैसा है और समझ लेते हैं, और इसका क्या जेई में वेटेज है वो भी देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है काफ़ी छोटा चैप्टर बोल लो, टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। और ये दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर या फिर दो लेक्चर तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन करा लूँगा तो दो चला जाएगा, सिर्फ थ्योरी बता दूंगा तो एक लेक्चर में चले जाएगा। अब वेटेज की बात कर ले, इसमें अगर मैं जेई में वेटेज की बात करूँ तो इससे क्वेश्चन रेयरली ही आता है। तो मान के चलो कि 80% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बराबर। तो चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए क्योंकि इसके अप्लीकेशंस जेई में कई बार आ चुका है, अप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, या फिर तुम्हारा किसी और चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये इंक्लूड हो सकता है, बराबर। हालांकि छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ बड़ा अच्छा। कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर भी अपन एक बार पढ़ेंगे, और क्योंकि छोटा चैप्टर है तो आराम से कवर किया जा सकता है, डेप्थ में नहीं। कौन सा पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है? एक पोर्शन इस इम्पॉर्टेंट इसमें सरफेस टेंशन, जब हम लोग बबल के बारे में पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में किस तरीके से वो हमारा बबल क्रिएट होता है और प्रेशर का डिफरेंस आता है, वो सब भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों पार्ट पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन है क्या चीज़? इसके लिए हम लोग को एक मैकेनिज्म समझना होगा। मान लो कि मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, कोई एक रस्सी है, और उस रस्सी को मैंने पकड़ के रखा है दो आदमी के हेल्प से। बहुत ही ताकत लगा करके इसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो रस्सी है अभी तुमने खींच करके रखा है, तो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये रस्सी कभी भी स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? ऐसा क्या रीज़न हो गया कि ये बेंड हो गया? क्यों? बोलो क्या रीज़न है? क्योंकि छोटे छोटे जो मासेस हैं उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एम लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में एम लग रहा होगा। और ये छोटे छोटे एम जो मासेस होंगे वो नीचे की डायरेक्शन में इसको खींच रहा होगा। तो इसके कारण से क्या होगा, सरफेस, जो इस रस्सी में टेंशन आएगा, ठीक है, इस रस्सी में टेंशन आएगा क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, और मैं इसको स्ट्रेट करने के लिए पीछे की डायरेक्शन में इसको खींच रहा हूँ, फोर्स लगा करके, या फिर रस्सी में टेंशन आ गया उसके बराबर खींच रहा हूँ। यही रीजन है कि कोई भी दो पोल के बीच में, जब भी तुम लोग इलेक्ट्रिक वायर वगैरह देखते होगे, टेलीफोन वायर देखते होगे, तो जब वायर्स इससे मूव करते हैं तो ये बेंड हुआ हुआ होता है, इस तरीके से बेंड रहता है। आया ना? है ना? हाँ सर। इस तरीके से बेंड रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें mg का फोर्स होता है वो नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यूसली लगते रहा होता है, और वो फोर्स इसको बेंड कर देता है। तो ये बेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बेंड नहीं हुआ तो टेंशन काफ़ी इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट टेंशन के कारण से ये जो पोल है ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस पोल की बात करूं, क्योंकि दोनों साइड है तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस तरफ भी टेंशन लग रहा है, इस तरफ भी टेंशन लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है। लेकिन ये पोल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए इस पोल को हम लोग सपोर्ट देने के लिए एक रस्सी से टाई कर देते हैं। अगर तुमने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन ब्रिज वगैरह में भी किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गया। क्यों हाँ डेवलप सर हुआ? समझे। क्यों डेवलप हुआ? मैंने बस रस्सी को दो जगह पे बांधा भी तो भी टेंशन डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि mg जो फोर्सेस है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहे हैं, बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें इसका एनालॉजी जो है हम लोग फ्लूइड में लेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है, कोई सा भी लिक्विड रखा हुआ है। तो जब ये फ्लूइड रखा हुआ है तो दो लोकेशन पे फ्लूइड मॉलिक्यूल, या फिर वाटर मॉलिक्यूल बोल लो, या फिर जो भी पार्टिकल बोल लो, जो जो कुछ तो कुछ तो होगा, मॉलिक्यूल बोलो। तो इस जगह पे एक मॉलिक्यूल होगा और एक मॉलिक्यूल इस जगह पे होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल के फोर्सेस को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्सेस के बारे में देखें तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो इस तरीके से लग रहे होंगे, इस तरीके से। कौन से फोर्सेस होंगे ये?
दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स होगा। और जब मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूंगा जो कि जब बीच में है, पानी के जस्ट बीच में है, तो उस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो हर एक डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में लग रहा हो, जिसके कारण से मैं इस पे नेट फोर्स कितना बोलूंगा, जीरो। लेकिन क्या मैं इस पे नेट फोर्स जीरो बोल सकता हूँ क्या, नहीं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इस पे रिजल्टेंट नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल को ले सकता हूँ और ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल पे बोल सकता हूँ कि नीचे की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्या ये जो केस है एग्जैक्टली ये वायर का केस जैसा हो गया, बोला है या नहीं। तो हाँ सर। इस वायर के केस के जैसा हो गया, तो इस सरफेस पे भी क्या होना चाहिए, टेंशन। जैसे कि इस वाले रस्सी में था टेंशन, तो सरफेस पे क्या हो गया, टेंशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। इसे ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। या फिर तुम्हें एक और चीज फील कराता हूँ। लेट से मेरे पास एक बलून है और बलून फूट जाता है तो एक रबर टाइप का आता है ना, ऐसा। हाँ। तो वो उस रबर को मैंने स्ट्रेच किया अपने हाथों से, इस तरफ से फोर्स लगाया, इस तरफ से फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच करके रखा हूं मैं, स्ट्रेच करके रखा हूं। तो अगर मैं किसी भी जगह पे थोड़ा सा प्रेस करके देखूंगा तो एक कर्वेचर फॉर्म करेगा, आया ना। और जैसे अपने फिंगर को हाँ। हटाऊंगा तो ये वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। तो टेंशन तो है, तभी तो ये वापस से अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो टेंशन है वो पूरे सरफेस पे है, पूरे सरफेस पे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये रबर वाला मटेरियल हो सकता है, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है। उसी तरीके से इस सरफेस के ऊपर भी ये जो वाटर है, इस वाटर के सरफेस के ऊपर भी सरफेस टेंशन है। अगर तुम्हें इस सरफेस के टेंशन को हटाना है तो तुम क्या कर लोगे, एक ब्लेड मार दो यहाँ, हल्का सा एक कट कर दो या फिर ब्लेड मार दो, तो ये क्या कर जाएगा, फट जाएगा। और इस तरीके से फोर्स इस पे कुछ इस तरीके से लगेगा इस डायरेक्शन में, ताकि ये ब्रेक करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से अपार्ट होने लगेगा, तो बीच में क्या आने लगेगा, गैप आने लगेगा। तो सिंपल सा चीज है, सरफेस पे टेंशन को ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इसका देखो कितना अच्छा यूज है, और इसका मेरिट डिमेरिट दोनों ही होता है हमेशा हर एक बार। जैसे कि हम लोग किसी भी क्लॉथ से डर्ट वगैरह निकालते हैं, ये किस तरीके से निकाल पाते हैं, ये सरफेस टेंशन के कारण से निकाल पाते हैं, ठीक है। कैसे, जब हम लोग सर्फ में सोप वगैरह डालते हैं, सॉरी मतलब पानी में सर्फ वगैरह डालते हैं या फिर सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो रेसा के अंदर जा सकता है, मतलब जो धागे होते हैं उसके अंदर जा सकता है और वो डर्ट को अट्रैक्ट कर लेता है ना। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। हाँ, यस सर। हाँ, तो वो उसको इस तरीके से डर्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और डर्ट को अपने साथ रख लेता है, और तभी देखते हो कि एक झाग बन जाता है डर्ट वाला, बराबर। और डर्ट जो है वो तुम्हारे इसमें मिक्स भी हो जाते हैं, ट्रैप हो जाता है ना, कार्बन चेन्स वगैरह होते हैं, पढ़ा हाँ, गया क्या। पानी में हो जाएगा सर। हाँ, कार्बन चेन्स वगैरह होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वो उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। क्या होता है जनरली डर्ट ऑयल्स वगैरह जो होते हैं कार्बन चेन्स ही तो होता है, ठीक है। तो यस सर। ज़्यादा केमिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं जाते हैं, हमें समझ में आ गया कि हाँ सरफेस पे टेंशन आ रहा है और सरफेस टेंशन को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, उस पर कोई सॉल्यूशंस वगैरह मिला करके, जैसे कि सर्फ हम लोग बनाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन वाटर का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब मॉस्किटो की बात करते हैं, तो एक तो एग्जांपल दे दिया मैंने, ये क्या, सोप सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं मॉस्किटो का एग्जांपल लेता हूँ। मॉस्किटो जो है वो आराम से पानी के ऊपर बैठ पाता है, देखा होगा तुमने, है ना। हाँ। कितने हम्म। कितने लेग्स होते हैं मॉस्किटो के, अच्छे चार। चार।
नहीं चार, नहीं सर, 6 रहता है। हाँ 8 होते हैं ना। हाँ, छोड़ दो, कितना तो रहेगा। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारे लेग्स को छोड़ दो, मैं एक ही लेग को दिखा रहा हूँ। तो पानी के ऊपर ये मॉस्किटो किस तरीके से बैठ पा रहा है, जरूर इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है तभी तो। mg नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है, बायंसी फोर्स नहीं, पानी के अंदर तो नहीं है, बायंसी तो नहीं लग सकता। वो कौन सा फोर्स है, हाँ, डेट इज सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स आता है। तुमने अगर कभी देखा होगा मॉस्किटो को पानी के ऊपर बैठे हुए तो इस जगह पे कर्वेचर क्रिएट कर लेता है, देखा है कभी? छोटा-सा एक कर्वेचर। हाँ काफी छोटा सा माइन्यूट सा होता है कर्वेचर। मतलब चादर के ऊपर तुम एक, जैसे मैंने ये चादर बताया ना, इस चादर के ऊपर थोड़ा एक फिंगर से प्रेस करो तो कर्वेचर क्रिएट करता है ना यहाँ पे। नीचे दबता है वो। हाँ, उसी तरीके से मॉस्किटो जब बैठता है तो वो कर्वेचर क्रिएट करता है। अब कर्वेचर जो क्रिएट हुआ, उससे क्या हुआ, चादर को तुमने इस तरीके से प्रेस किया तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो गया, और ये सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स है। इसका एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और इस तरीके से इतने सारे इसके लेग्स होंगे, पैर वगैरह होंगे, है ना, ढेर सारे होंगे जितने भी सारे। हुँ, तो सभी यस सर। के कारण से फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जो फोर्स है इसको बैलेंस करेगा। तो सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से मच्छर मॉस्किटो आराम से पानी के ऊपर बैठ सकता है, तैर सकता है, जो भी कुछ कर सकता है। अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि बारिश के मौसम जब आते हैं तो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो मॉस्किटो उस पे ना बैठे उसके लिए बाहर से लोग आते हैं, स्प्रे करते हैं, देखा है? तो स्प्रे करते हैं तो हाँ, यस सर। हाँ, वो क्या चीज़ होता है, वो ऐसा चीज़ होता है, केमिकल रहता है कुछ तो। हाँ, जिसके कारण से एक उसके ऊपर परत जम जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब सोचो पहले था सरफेस टेंशन ज्यादा तो आराम से mg को बैलेंस कर पा रहा था, लेकिन सरफेस टेंशन के हाँ, कारण से अब फोर्स ही घट गया है, तो मच्छर के अंदर डूब नहीं जाएगा? नहीं। अरे हाँ ना। हाँ, 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 यस, डूब जाएगा। mg ज्यादा हो गया और ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, जो कि सरफेस टेंशन के हाँ, तो कारण से आप था, नीचे जाएगा वो। है ना, तब नीचे जाने लगेगा। तो इसीलिए मच्छर बैठ ही नहीं पाएगा उसके ऊपर, और वो एग्स वगैरह नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारे एप्लीकेशन समझा है। क्यों बुलाते हैं उसको। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, आप समझो पेस्टिसाइड वाले को क्यों बुलाते हैं। अब तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें आ गए, लेकिन मेन जो फंडा था पहले के टाइम पे वो ऐसा ही था कि सरफेस टेंशन को किसी तरीके से कम कर दो ताकि उसके ऊपर मच्छर बैठे तो वो अंदर ही डूबने लग जाए, ये फोर्स जो है इतना बैलेंस कर ही ना पाए। ठीक है, हाँ चलो सर। तो ये सब थ्योरी वगैरह हो गए, इंटरेस्टिंग बातें। आगे चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, पहले थ्योरी देख लेते हैं, इसमें फॉर्मूलेज वगैरह क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड as the force per unit length on any imaginary line tangential to the surface, टेंजेंशियल टू द सरफेस। क्या है इसका मतलब, मान लो कोई भी सरफेस है, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर था और उसमें पानी भरा हुआ था, तो ये पानी इस तरीके का होगा। सो दिस इज सरफेस, इसको मैं थोड़ा टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो ऐसा होगा सरफेस। इस सरफेस पे मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया, दिस इज आवर इमेजनरी लाइन। वो लाइन कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन सरफेस पे होना चाहिए, सरफेस के अलाउ होना चाहिए। तो इमेजनरी लाइन
मैंने ड्रॉ किया। अब इस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्सेस लगेंगे सरफेस टेंशन के कारण से, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेंगे। क्या लगेंगे? जो भी इमेजिनरी लाइन बनेगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और लेट से दिस इमेजिनरी लाइन का लेंथ L है, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज़्यादा लेंथ होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, लेंथ जितना ज़्यादा छोटा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। सो दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड F इज इक्वल्स टू हो जाता है T इंटू L। सो दिस इज द फॉर्मूला वेयर T इज सरफेस टेंशन। एक और तरीका है सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का, वो हम लोग एनर्जी के टर्म्स में आगे डिफाइन करेंगे। सो टी इज सरफेस टेंशन, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? न्यूटन पर मीटर। और ये है हमारा फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और L इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। तो हमें इस तरीके से याद रखना है that F इज इक्वल्स टू TL। ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी हमें फोर्स चाहिए होता है, सरफेस टेंशन कभी भी नहीं चाहिए होता है, हमें हमेशा फोर्स चाहिए होता है। तो F इज इक्वल्स टू T इंटू L, दिस इज द फॉर्मूला। और ये है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस इतना सा। क्लियर है? अब दो तरह के हाँ फोर्सेस होते सर। हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडिसिव फोर्स। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। नहीं तो इसको आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन उधर लिखाते हैं। किसी भी दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा, और डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा तो एडिसिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के अंदर सिर्फ H2O ही होगा, सिर्फ H2O होगा, बिल्कुल हाँ। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे सिर्फ H2O ही फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे। तो सारे फोर्सेस कैसे हैं इसके? कोहेसिव फोर्स है। लेकिन सोचो कि मैंने इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, सोप मिक्स कर दिया, तो कुछ पानी भी होगा और कुछ इसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स कहलाएगा वो एडिसिव फोर्स कहलाएगा, और ये कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर है इतना सा? इसको हम लोग आगे जाकर के समझेंगे और ज़्यादा डेप्थ में। अब इसमें सरफेस को डिफाइन करना होता है। सरफेस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सरफेस में गलती करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये सरफेस कौन सा है? सरफेस टेंशन ऑलवेज सरफेस के अलोंग में लगता है, जो फोर्स लगता है वो भी ऑलवेज सरफेस के अलोंग लगता है, गलती मत करना। मान लो कि मेरे पास पानी रखा हुआ है इस ग्लास में, तो इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है एयर है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है? लिक्विड है। तो इसे बोला जाएगा वन सरफेस। अगर मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाता हूं तो वन सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है ड्रॉप। अगर मेरे पास ड्रॉप है तो ड्रॉप में कितने इंटरफेसेस होंगे? एयर इस जगह पे होगा, लिक्विड इस जगह पे होगा, तो एक इंटरफेस मिला है ना। मैं एयर से लिक्विड में डायरेक्टली चला गया, तो इस जगह पे वन सरफेस को क्रॉस करना पड़ा। तो सरफेस कितने आएंगे? वन सरफेस। दूसरा, बबल। बबल क्या होता है? बोलो, बबल कैसा होता है? बबल के अंदर होता है एयर, बाहर होता है एयर। तो अगर मैं इस जगह पे जूम करके देखूं
तो कैसा इंटरफेस बन रहा है, बीच में एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा, है ना। ये क्या है, हमारा लिक्विड है, इस जगह पे क्या है, एयर है, और इस जगह पे क्या है, एयर। तो कितने इंटरफेस मुझे मिले, ये एक सरफेस और ये एक दूसरा सरफेस। तो दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकेंड सरफेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी मैं बोलूंगा कि इसका दो सरफेस है तो एक अंदर वाला हो जाएगा और एक बाहर वाला सरफेस हो जाएगा, और वो तुम्हें दिख रहा है। एयर से पहले गए लिक्विड में तो एक सरफेस मिला, फिर लिक्विड से गए हम लोग एयर में तो दूसरा सरफेस क्रॉस किया। सो कितने नंबर ऑफ सरफेस है बबल में, दो सरफेस। और ड्रॉप में कितने सरफेस हैं, वन सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे इस पे। क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन, कि एक वायर है, इस तरीके से बेंड कर दिया गया और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया गया, एक सिंपल वायर को रख दिया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, तो इसके ऊपर एक फिल्म आ गया। सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया तो फिल्म आ गया। इस फिल्म का सरफेस टेंशन दिया गया T है, और इस रॉड का लेंथ दिया गया L। तो बोला गया एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। काफी इजी क्वेश्चन। फाइंड F external such that rod stays in equilibrium। बोलो क्या आ रहा है आंसर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। चलो करते हैं, देखो सरफेस टेंशन क्या करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो इस वायर पे सरफेस टेंशन ऑलवेज लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये सरफेस टेंशन इस तरीके से फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, T इंटू एल के बराबर। तो क्या मुझे एक्सटर्नल इतना ही फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये स्टेशनरी रह पाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि सरफेस जितने होंगे फोर्स भी उतने लगेंगे। इसका जो सरफेस है वो दो सरफेस है, कैसे, एक अंदर वाला सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है ना, तभी तो दो सरफेस बना। तो इसीलिए इस जगह पे जो फोर्स आएगा डेट विल बी टू टाइम्स ऑफ टी एफ। सो इधर आंसर कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टू टी इंटू एल, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो इसको वापस से एक बार देख लेते हैं, वायर किस तरीके से, ऐसे है ना। तो एक सरफेस ऊपर वाला है और एक सरफेस नीचे वाला है, क्योंकि बीच में क्या है, लिक्विड, ऊपर है एयर और नीचे भी एयर है। तो एक ऊपर वाला सरफेस ऐसे करके फोर्स लगाएगा और एक नीचे वाला सरफेस फोर्स लगाएगा इस तरीके से। तो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि जो ऊपर के कारण से फोर्स होगा वो T इंटू एल होगा और नीचे वाले के कारण से फोर्स T इंटू एल होगा। तो टोटल 2T L हो जाएगा और इधर लगेगा F एक्सटर्नल। बोलो समझ में आया क्या, हाँ सर समझा। अब समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। हम्म, चलो ऐसा है कि ये जो रॉड है मासलेस है, वर्टिकल कर दिया है मैंने इसको, रॉड मासलेस है और इससे मैंने एक मास को हैंग किया। और वापस से इसके ऊपर फिल्म है, ये रॉड बस मूव कर सकता है, जो इसका मास 0 है और लेंथ है इसका L। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द मास मैक्सिमम मास such that it stays
इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये m फाइंड आउट करना है ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे, और इसका सरफेस टेंशन T दिया गया है। सॉल्व करो। यस सर। देखो, तो वही काम करेंगे जैसा ऊपर हम लोगों ने किया था। ये जो रॉड है इसके ऊपर क्या लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें दो सरफेस हैं। तो TL एक के कारण से, दूसरा TL दूसरे सरफेस के कारण से, और नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो क्या मैं mg इज इक्वल टू 2TL बोलूँगा? एग्जैक्टली। सो m कितना रख सकता हूँ मैं, 2TL डिवाइडेड बाई g। दिस विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक सोप बबल है मेरे पास जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, और इसका सरफेस टेंशन T दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नेट फोर्स exerted by the surface tension on one half due to another half। एक हाफ दूसरे हाफ के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा तो तुम्हें बताना है। सो अब सॉल्यूशन है जिसका सरफेस टेंशन T है। देखो, तो इसमें मुझे बबल का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बबल से होते हैं दो सरफेस, पहले ही मैंने बता दिया था। तो अगर मैं इसको बीच से कट करूंगा तो दो सरफेस कुछ इस टाइप से दिखेंगे तुम्हें, और ये हम लोग को डेरिवेशन में भी काम आएगा, ऐसा। ठीक है, तो जो सरफेसेस होंगे उस पे सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स लग रहा होगा। तो एक हाफ दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा होगा? अट्रैक्टिव, खींच रहा होगा ना उसको, हाँ सर। ऐसा करके खींच रहा होगा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? दिस F विल बी इक्वल्स टू T इंटू 2πr। और क्योंकि बबल है, रेडियस दोनों का मैं सेम मान सकता हूँ। दूसरा जो फोर्स लगेगा, एक अंदर वाला भी तो सरफेस है, उस पर भी फोर्स लगेगा, उस पर भी फोर्स आएगा अंदर वाले सरफेस के कारण से। अंदर वाले सरफेस के कारण से भी फोर्स एग्जैक्टली उतना ही होगा। सो दिस F विल बी इक्वल्स टू T इंटू 2πr। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? सो F नेट T विल बी into 4 pi r। T इंटू 4πr। ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर। करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन T है, और इसमें एक रिंग को डिप किया गया, और रिंग को इस तरीके से पुल किया जा रहा है। ठीक है, जस्ट पुल किया जा रहा है एक विंग बैलेंस से। और पूछा गया कि इस तरफ कितना मास मुझे रखना चाहिए, कितना मास रखना चाहिए ताकि ये जो रिंग है बाहर निकल जाए। लेंथ दे रखा है, दिस लेंथ इज 3L and this length is 2L। ठीक है, find M such that a ring comes out of the liquid। रिंग का मास 0 एज्यूम कर लो, मैंने अभी सरफेस टेंशन पे फोकस करो। मास इज अप्रोक्सीमेटली 0 फॉर द रिंग, बाकी और किसी चीज का मास नहीं है। सॉल्व करो इसको। अच्छा, इसमें रिंग का रेडियस r है, ये भी लिखे ना, रिंग का रेडियस r। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सोचो, जब वो रिंग बाहर आ रहा होगा
तो पानी के साथ कैसा कर्वेचर मेंटेन करेगा? तो ये जो रिंग है, इस रिंग के पास दो सरफेस होता है, एक इनर एंड एक आउटर। तो अगर ये दो सरफेस है, तो जब ये बाहर आने लगता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला ऑब्जेक्ट है, तो कर्वेचर पानी से या फिर कोई भी लिक्विड से ऐसा बना लेता है, हाँ या ना? हाँ है ना? तो सरफेस टेंशन नीचे लगने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे करके हर एक लोकेशन पे हाँ जी सर। नीचे की डायरेक्शन में लगने की कोशिश कर रहा होगा, और एक इनर सरफेस के कारण से भी नीचे डायरेक्शन में लगने की कोशिश कर रहा होगा। तो टोटल इस जगह पे सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स कितना है? F इज इक्वल्स टू टी इंटू टू टी पाई आर, टू पाई आर। हाँ सर। और इंटू टू, क्योंकि दो सरफेसेस। और इसको अगर मुझे बाहर निकालना है, तो क्या टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए मास के कारण से? बराबर, इधर रोटेट हो जाना चाहिए ना, तभी तो वो बाहर निकल सकता है। तो देखो, नेट टॉर्क जस्ट ज़ीरो कर लेता हूँ, एम जी, इधर लगेगा फोर्स, और ये जो लेंथ है डेट इज 12, और ये लेंथ जो है डेट इज 3। तो एम जी इंटू 12 टॉर्क बैलेंस किया मैंने, इज इक्वल्स टू इसके कारण से टॉर्क विच इज टी इंटू 4 पाई आर इंटू 3। एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से एम का वैल्यू आ जाएगा टी इंटू 2 पाई आर इंटू टू पाई आर 3 अपन जी डिवाइड बाई जी। अपन जी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। सर अगर इससे रिंग को मास कुछ दिया हो तो एम जी एक और आ जाता है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल एम जी के कारण से भी टॉर्क लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस आता अगर एम जी आ जाता ठीक तो। है ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गया, अब समझ में आ गया तुम लोग को सरफेस टेंशन क्या है। आगे चलते हैं हम लोग हाँ सरफेस एनर्जी की तरफ। सरफेस एनर्जी, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सरफेस एनर्जी, सरफेस पे जो एनर्जी है उसी के सर बारे में एनर्जी बात, कितना लगता है? है ना, सरफेस पे जो एनर्जी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे, तो उसके कारण से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तब तो स्ट्रेच हो रहा है। तो मैंने कुछ वर्क किया, तो वो वर्क गया कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो वो वर्क जो है वो सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी is the energy which is stored in the form of potential energy over the surface। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे पास एक रबर है, बलून वाला, वही जो एग्जांपल लिया था, उसको हमने इस तरीके से स्ट्रेच किया, तो मेरे कारण से फोर्स लगा, और मैंने फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस किया, तो मेरे कारण से हुआ वर्क। और जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर आता है। अगर तुम वापस से इस रबर को छोड़ दो, तो ये सरफेस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। लेकिन अगर तुमने फोर्स लगाया तो ये सरफेस हो जाएगा बड़ा। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि सरफेस के ऊपर है। तो कितना होता है इस चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में वापस से एक उसी रॉड को लिए हम लोग, और उसको बेंड कर दिया गया। ये हमारे पास रॉड है,
सर बंद हो सकता है, टाइम ओके, हो रहा है। वेट करते हैं। और इसके ऊपर फिल्म मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींच रहा हूँ। अब क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको आगे खींचते जाऊंगा, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो थोड़े चेंज होते जाएंगे। क्यों? एरिया इसका चेंज होते जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काफ़ी छोटा सा अमाउंट से इसको डिस्प्लेस करा रहा हूँ, डी एक्स थिकनेस से। अगर काफ़ी छोटा अमाउंट से डिस्प्लेस कराऊंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फाइनली। तो कितना सा एरिया बढ़ा, इतना सा एरिया इसका बढ़ गया, इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो इनिशियल एरिया निकाल लेता हूँ और फाइनल एरिया निकाल लेता हूँ कितना होगा। सो इनिशियल एरिया विल बी इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन कुछ होगा, इसे भी एल लेंथ ले लेता हूँ। और इसे बी मानना चाहो बी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, विच इज एल स्क्वायर। और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल प्लस ऑफ टी एक्स, या फिर डेल्टा एक्स, लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो दिस इज इनिशियल एरिया एंड दिस इज फाइनल एरिया, इसको हम लोग याद रखेंगे और अभी इसका काम आएगा। अब वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे कारण से वर्क कितना हुआ, बोलो ये चीज समझ में आया। सर आपने इसको डीएक्स क्यों लिया? डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए, तुम चाहो तो डेल्टा एक्स भी ले सकते हो, बराबर। अच्छा, तो ठीक है सर। जो वर्क हो जाएगा छोटा सा वर्क होगा, तो डी डब्ल्यू जो छोटा सा वर्क होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, है ना। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और एफ एक्सटर्नल जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू अगर देखें तो एफ विल बी, क्योंकि दो सरफेस है, तो एफ विल बी इक्वल्स टू टू टी इंटू एल, ये आएगा। इसके वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा टू टी इंटू एल इंटू डी एक्स। बोलो समझ में आया। हाँ सर, समझा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में देखेंगे, टी इंटू टू एल डी एक्स, ये क्या चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने एरिया निकाला, इनिशियल एरिया एंड फाइनल एरिया, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ऑफ एल इंटू डी एक्स माइनस ऑफ एल स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा एल डी एक्स। क्या दिस इज द चेंज इन द एरिया, क्योंकि चेंज छोटा सा हुआ है डी ए अमाउंट में, तो ये छोटा सा चेंज एरिया में हुआ है, लेकिन इसका एरिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कैसे, एक ऊपर वाला सरफेस एरिया और एक नीचे वाला सरफेस एरिया। तो टोटल चेंज इन एरिया कितना हुआ, टोटल चेंज इन एरिया दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल डी एक्स, क्योंकि दो सरफेस तुमने क्रिएट किए है ना। अगर तुमने इस रॉड को आगे की डायरेक्शन में खींचा तो दो सरफेस नया क्रिएट हुआ, एक तो ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, आया ना। हाँ हाँ ठीक सर। तो इसीलिए दो एरिया यहाँ पे आ रहा है, डबल कर दिया मैंने। तो ये भी जो चीज लिखा हुआ है वो क्या है, टू एल डी एक्स है, विच इज द चेंज इन एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाँ टी इंटू डी ए, और ये क्या हो गया, टी डब्ल्यू, और टी कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाय टी डी ए, सॉरी टी तो हट जाएगा ना, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाय डी ए, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। और या फिर इसको बोला जा सकता है कि वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि तुम कुछ भी कर लो, सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा। सरफेस टेंशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा तुमने एरिया ज़्यादा किया या वर्क ज़्यादा किया,
सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं कि तुमने वर्क कितना ज़्यादा किया। तो किस तरीके से डिफाइन सर किया जा ये सकता है मटेरियल इसको? वायर रहेगा तो मटेरियल वायर रहेगा तो मतलब रॉड के जगह। लिक्विड, ज़्यादातर हम लोग लिक्विड के बारे में बात करते हैं सरफेस टेंशन, है ना। तो अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड का सरफेस टेंशन हम लोग फिर सरफेस का देखते हैं, ऑलवेज सरफेस का देखते ठीक है सर। हैं। तो इधर से हम लोग सरफेस टेंशन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा है, यही है पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाता है हमारा सरफेस एनर्जी, या फिर ये सरफेस एनर्जी है, दिस इज सरफेस एनर्जी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका याद रखना है, दैट द एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू एस, वेर यू इज द सरफेस एनर्जी and T is the surface tension and S is the surface area। बराबर। इस पे क्वेश्चन वगैरह अभी हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बबल है, इसके रेडियस को डबल कर दिया गया। तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट if the radius is doubled। और इसका सरफेस टेंशन टी एज्यूम कर लो, और इसका रेडियस आर है। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना था, टी इंटू इनिशियल सॉरी फाइनल सरफेस एरिया माइनस ऑफ टी इंटू इनिशियल सरफेस एरिया। तो टी कॉमन ले लो, मुझे बस सरफेस एरिया का डिफरेंस लेना है, और यही डिफरेंस जो है वो डेल्टा यू दे देगा और आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल एरिया कितना था, सरफेस एरिया बताओ कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई। और फाइनल एरिया कितना, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो सरफेस है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, आया ना। तो तुमने एक हाँ एरिया को सर। इंक्रीज नहीं करा, दो एरिया को इंक्रीज करा। तो इधर से कितना आ जाएगा आंसर, 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई 2r स्क्वायर। तो आ गया ना, 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू, देख लो सही है ना। अभी डेल्टा यू निकल गया, ये आंसर आ गया। ठीक है क्या? हाँ सर सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया 1000 ड्रॉप्स collapses या फिर combine to form a single bigger drop। ठीक है, तो बताना है
then find the rise in temperature of the liquid rise in temperature of the liquid of the ड्रॉप। ठीक है, जो स्मॉलर ड्रॉप्स थे उसके रेडियस गिवन है तुम्हें, दैट इज स्मॉल आर, ये रेडियस गिवन है, और इसका डेंसिटी वगैरह लेना चाहो तो रो दे रखा है डेंसिटी, और एस दे रखा है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सॉल्व करो अब इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1000 सिंगल ड्रॉप्स है जिसके रेडियस आर है। तो मान लो कि ढेर सारे 1000 ड्रॉप्स हैं और वो सभी कंबाइन किए एक बड़ा सा ड्रॉप देने दिया है इसने। तो इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका रेडियस स्मॉल आर। तो मास तो सेम होना चाहिए, जो टोटल मास इधर का होगा वही टोटल मास इधर का होना चाहिए। तो इधर का टोटल मास कितना होगा, एक का मास निकाल लेते हैं, डेंसिटी इनटू एक का वॉल्यूम कितना, 4/3 आर क्यूब, और कितने नंबर है, 1000 नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी एज्यूम कर रहे हैं कि सेम है, चेंज नहीं कर रहा है, और इनटू वॉल्यूम विच इज विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, रो से रो चला गया, तो इधर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो मेरे पास आर का वैल्यू कितना निकल के आया, 10R। तो इतना रेडियस है इसका, ये मुझे पता चल गया। तो एनर्जी इसको मिलेगी या फिर एनर्जी ये मतलब कि वो करेगा, मतलब समझ रहे हो, एनर्जी ये लूज करेगा, ये सिस्टम जो है एनर्जी को लूज करेगा या फिर एनर्जी को गेन करेगा। इस समय एनर्जी ज्यादा था या लॉस को लूज करेगा। हाँ, यू आई ज्यादा था, यू एफ ज्यादा है, ये चीज बताओ। सिंपली यू आई ज्यादा होगा ना, क्यों, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, हाँ, और यू एफ क्या होगा, सरफेस एरिया कम। कम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी घटा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटा तो गया कहाँ, एनर्जी कहीं तो जाएगा। तो वो एनर्जी मान लो लिक्विड ने पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि ऊपर लिखा होता कि 100% एफिशिएंसी है, उसने सारा एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉप्स को रख देते हैं पास पास में, तो वो खुद ही खुद चिपक जाता है और खुद ही खुद एक बड़ा सा ड्रॉप फॉर्म कर लेता है। देखा है क्या, सरफेस टेंशन के हाँ कारण सर। से होता है। ये सरफेस टेंशन क्या हाँ करता है, सर। फोर्स लगा करके खींचता है। और दूसरा तरीके से एक्सप्लेन करने का ये है कि एनर्जी हमेशा सिस्टम चाहता है अपना सबसे कम रखे, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रखना चाहता है। और यही रीज़न है कि जो हमारा वाटर है वो ड्रॉप स्फेरिकल फॉर्म में होता है जब भी स्पेस में हम लोग उसको देखते हैं। स्पेस में देखा वाटर ड्रॉप्स किस तरीके के फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में। ये स्फेरिकल शेप को क्यों गेन करता है, क्यूबिकल क्यों नहीं गेन कर लेता है ना, या फिर सिलेंड्रिकल क्यों नहीं गेन कर लेता है इसे, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे मिनिमम सिर्फ स्फेरिकल के लिए ही होता है। और इस स्फेयर, बाकी कोई सा भी ले लो तुम, चाहे सिलेंडर ले लो, चाहे तुम्हारा ये ले लो, कोई सा भी शेप साइज ले लो, एम मास अगर है तो एम मास का सबसे कम सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ स्फेयर में ही हो पाता है। इसीलिए जब हम लोग स्पेस में जाते हैं और वाटर बाहर निकलता है तो वो बबल फॉर्म करता है स्फेयर, स्फेयर के फॉर्म में। चलो आगे चलते हैं। तो इधर से एनर्जी जो निकला वो एब्जॉर्ब होगा, कितना एनर्जी निकला वो हम लोग निकाल लेते हैं, डेट विल बी डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी तो इनिशियल वाला है,
तो माइनस इस तरीके से करेंगे। डेल यू आई कितना हो जाएगा, एक ड्रॉप का मैं निकाल लेता हूँ एनर्जी, क्या होता है टी इंटू ए, तो एरिया कितना हो जाएगा 4/3, सॉरी वॉल्यूम में एरिया, दैट इज 4 पाई r² माइनस ऑफ यू फाइनल कितना एक ही है, दैट इज 4 पाई r², और दोनों में सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैं पुट कर लेता हूँ और जो चीज़ कॉमन आ सकता है कॉमन निकाल लेता हूँ, 4 पाई t कॉमन आ जाएगा, 1000 r² माइनस ऑफ r², और r² का वैल्यू कितना हो जाएगा 100r, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई t इंटू, बोलो कितना है 900r²। तो ये जो एनर्जी है वो कौन लेकर के जाएगा, इतना एनर्जी बिगर वाटर ड्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह तुमने पढ़ा ही होगा, तो ये चीज़ पता होगा तुम्हें। हाँ सर, यस डेल्टा क्यू यस। इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है दिस मच, विच इज 4 पाई r² इंटू 900t इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। मास कितना हो जाएगा, अब मास लेंगे हम लोग और यहाँ पे s का वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा टी हम लोग इधर से निकाल लेंगे, आ जाएगा क्या। सो द rise in temperature will be equals to this much। बोलो समझ में आया कि नहीं। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये हमारा हो गया कुछ क्वेश्चंस, अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सेस प्रेशर देखते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड है, पहले लिक्विड ड्रॉप देखते हैं उसके बाद फिर बबल देखेंगे। पहले लिक्विड ड्रॉप उसके बाद फिर बबल देखेंगे। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी एक ड्रॉप है तो एक तो है हमारा एयर और इसके अंदर है लिक्विड, तो अंदर का प्रेशर मैं P1 बोल रहा हूँ और बाहर का प्रेशर बोल रहा हूँ P0, तो कौन सा बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा या P0 बड़ा होगा, क्या लग रहा है। हम्म, कौन सा प्रेशर P1। ज्यादा, P1 ज्यादा होगा, है ना। बेसिक सा चीज है, जैसे गुब्बारा है, बलून को अगर हम लोग फुलाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ना, बलून के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी तो जब हम लोग जैसे हाँ। ही बलून छोड़ते हैं तो प्रेशराइज्ड गैस बाहर निकलता है और बलून भागता है आगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैंने तुम्हें दे दिया कि अंदर का हाँ। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। सो P1 इज ग्रेटर देन P0, तो P1 का वैल्यू कितना है वो मुझे निकालना है, और जितना ज़्यादा है उसे ही एक्सेस प्रेशर हम लोग बोलते हैं। तो इस जगह पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। अब क्योंकि एक ड्रॉप है तो कितने सरफेस होंगे, एक या दो, एक। एक सरफेस होगा। और इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो चाहे तुम इसको आधा भी कर लो तो भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और अंदर के पार्ट क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, पूरा लिक्विड है, तो इस पे सरफेस टेंशन के कारण से एक फोर्स लगेगा इधर, बिल्कुल। सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स,
आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लगेगा सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स? F विल बी इक्वल्स टू टी इंटू 2πr, जितना भी इसका रेडियस होगा। लेट्स से द रेडियस इज r। और कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स लगेगा क्योंकि अंदर प्रेशर है, तो प्रेशर क्या करने के लिए चाह रहा है? एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरीके से, है ना। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू द इनसाइड प्रेशर। पी इन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनसाइड का प्रेशर इनटू एरिया। और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, तो बाहर वाला प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर रहा है? ऐसे फोर्सेस जो होंगे वो इस तरीके से लगेंगे। लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से देखूं तो ये जो फोर्स लग रहा है इसका दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। सेम वे में इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है इसका भी दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा? सिर्फ बचेगा कौन सा? ये और ये। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? डेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ आउट, मैं नाम दे देता हूँ, डेट इज इक्वल्स टू प्रेशर आउट वाला इनटू एरिया। तो ये जो फोर्स होता है इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, लेकिन अभी वो इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे कि जो फोर्स होगा डेट विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? प्रोजेक्टेड एरिया। अगर हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे तो आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। और एफ इन कितना हो जाएगा? डेट इनसाइड का प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो बताओ इनसाइड का प्रेशर पी इन है मान लेते हैं, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसके लिए कितना आ जाएगा? आउटसाइड का प्रेशर पी नॉट है, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। और सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स हमारा ये लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर देता हूँ मैं। एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो implies एफ आउट प्लस ऑफ force due to the surface tension is equals to force F in। तो F out कितना है? F out का वैल्यू है that is P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स T इंटू 2πr। और F in कितना है? P in पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनसाइड का प्रेशर आ जाएगा पी नॉट प्लस 2t/r। इसे हम लोग को याद रखना है, पी इन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2t/r। तो इन दोनों के डिफरेंस अगर ले लें, पी इन माइनस ऑफ पी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा? 2t/r। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। बराबर है क्या? बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? सर थोड़ा सा ऊपर के जन। तो हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि 2t/r जो है वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जैसे ही हम लोग एक सरफेस को क्रॉस करेंगे तो 2t/r जो प्रेशर है बढ़ जाएगा। कर्वेचर को देख करके हम लोग ये रखेंगे कि अगर हमारा कर्वेचर ऐसा है और बाहर का प्रेशर मान लो कि पी नॉट है, तो जैसे ही इस कर्वेचर को क्रॉस करेंगे तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट से थोड़ा ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2t/r ज़्यादा। बराबर। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि अंदर का प्रेशर है P1 और इस कर्वेचर से हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा? -2t/r। तो प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जब कर्वेचर के मैं अंदर जाऊंगा तो प्लस होगा, और कर्वेचर से बाहर जाऊंगा
तो माइनस करूँगा। ये मैं हर एक बार बताता हूँ, लेकिन स्टूडेंट फिर से वही गलती करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉप के कारण से, ये तो ड्रॉप था ना, बबल के कारण से देखते हैं एक्सेस प्रेशर। excess pressure due to bubble। बोलो क्या चेंजेस आएंगे अगर बबल हो गया तो? दो सरफेस आ जाएंगे। पहले क्या थे, एक सरफेस, और अब आ जाएंगे दो सरफेस। बस इतना सा ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। बहुत ज़्यादा मोटा बन गया सरफेस, कोई बात नहीं। मान लो कि बहुत ज़्यादा थिन है, अदरवाइज क्या है ना, ये रेडियस चेंज हो जाएगा। जूम कर लो कि काफ़ी थिन। तो एक सरफेस टेंशन जो लगेगा बाहर वाले सरफेस के कारण से लगेगा, इस तरीके से। और एक सरफेस टेंशन जो लगेगा वो अंदर वाले सरफेस के कारण से लगेगा। तो दोनों के कारण से अगर मैं ऐड करूं तो एक हो जाएगा टी इंटू टू पाई आर, और दूसरा फोर्स जो है वो भी टी इंटू टू पाई आर होगा। और बाकी जो फोर्सेस है वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनसाइड में प्रेशर होगा। ये अगर हमारे पास एक बबल है, उसमें होते हैं दो सरफेस, तो अंदर का प्रेशर P मान लेता हूँ और बाहर का प्रेशर P0। तो फिर से बाहर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वो एफ आउट। तो एफ आउट कितना होगा, आउटसाइड का प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, विच विल बी इक्वल्स टू पी नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर एज्यूम कर लेते हैं। और एक हो जाएगा एफ इनसाइड के कारण से। इनसाइड भी इस बार इस तरीके से प्रेशर लगा रहा होगा, बराबर है, जिसका फॉर्मूला फिर से सेम होगा, प्रोजेक्टेड एरिया which will be equals to P in into pi r square। तो F in आ गया, F out आ गया, और सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स ये आ ही गया। तो टोटल कर लो, F नेट क्या होना चाहिए, 0। इम्प्लाइज कौन कौन से फोर्स हैं, एक F out प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू F in। पहले इसको पुट कर लेते हैं। F out है हमारा P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 4 पाई आर इज इक्वल्स टू एफ एन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इनसाइड का प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस 4t/r। ये है हम लोग का आंसर। तो अब देखो, इसको इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि एक सरफेस अगर हम लोग इन करते थे
तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता था, 2T/r। अब दो सरफेस इन होंगे तो जस्ट उसका डबल। 40। एक सरफेस इन किया तो 2T/r से ज़्यादा हो गया प्रेशर। मान लो इस जगह का प्रेशर है P0, इस जगह का P1 और इस जगह का P2, और वापस से इन होंगे तो देखो P1 कितना आ जाएगा, P0 प्लस 2T/r, और फिर P2 कितना हो जाएगा, P1 प्लस 2T/r। P1 का वैल्यू पुट कर लो तो ये आ जाएगा P0 प्लस 4T/r। समझ में आया? तो कर्वेचर से डायरेक्ट समझ लो कि इन हुआ बबल के केस में तो 4T/r ऐड करेंगे, और अगर बाहर निकले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। हाँ सर समझा। हम्म। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो बोला गया कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द container if the air bubble becomes twice of initial radius, assume temperature is constant throughout the process। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस जगह पे एक छोटा सा एयर बबल ट्रैप था, वो ऊपर आना स्टार्ट हुआ, और वो जब सरफेस पे आया तो उसका रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया। उसका सरफेस टेंशन T दिया गया है, तो ये तुम्हें हाइट ही निकालना है कितना होगा। सॉल्व करो इसको। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा मिक्स्ड है। तो क्योंकि इसने बोल रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, बराबर। तो मुझे प्रेशर निकालना पड़ेगा एक इस जगह पे, और जब वो इस जगह पे पहुंचेगा उस समय। रेडियस के बारे में मुझे बता दिया गया, मान लो कि ये है 1 और ये 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 वाले लोकेशन पे 4/3 पाई r क्यूब, और सेकेंड वाले लोकेशन पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8। तो ये कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया। अब P1 की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा। पहले तो इस जगह का प्रेशर कितना होगा P0, और मैं इतना सा नीचे जाऊंगा तो ρgh ऐड हो जाएगा, और फिर मैं कर्वेचर के अंदर जा रहा हूँ तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2T/r या 4T/r। 2T/r ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बबल है एयर का, तो इंटरफेस कितने मिल रहे हैं, एक। इस जगह पे एयर होगा और इस जगह पे वाटर होगा, तो मुझे एक ही सरफेस को क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इधर से P1 आ गया, मैं वैल्यूज को पुट कर लूँगा, P0 प्लस ρgh प्लस 2T/r इज इक्वल्स टू P2। अब P2 का वैल्यू कितना होगा, इस कर्वेचर को डायरेक्टली इन कर रहे हैं हम लोग, तो 2T/r वापस से ऐड हो जाएगा, तो P0 प्लस 2T/r। रेडियस कितना हो चुका है, डबल इंटू 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो इधर से तुम्हारा h कितना है वो आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, बोलो। हाँ सर समझा।
है ना, सिंपल लॉजिक है तुम्हारा। चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब से एक बबल को अटैच कर दिया गया और इस तरफ भी एक बबल को अटैच कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स ये बबल ए है और बी है और ए का रेडियस कम है और बी का रेडियस ज़्यादा है। इस जगह पे एक वाल्व था जिसको मैं ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। तो बोला गया जैसे ही मैं, ये दोनों बबल हैं, सोप बबल, तो जैसे ही मैं वाल्व को ओपन करूंगा तो कौन सा पहले कोलैप्स करेगा, पचक जाएगा। ठीक है, बबल ए पचकेगा पहले या बी वो पूरा का पूरा कोलैप्स होगा, बताओ। क्या है आंसर, क्या होगा? इस वाले केस में अगर अच्छे तरीके से देखो तो जिसका भी प्रेशर ज़्यादा होगा वो फ्लो करके दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो तुम मुझे ये बताओ इन दोनों में से प्रेशर किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है? बाहर का प्रेशर तो ये सेम ही होगा, है ना, पी नॉट। और जैसे कर्वेचर करके इन होगा, मान लो कि सरफेस टेंशन दोनों का सेम है, तो पी नॉट प्लस ऑफ 40/r होगा। लेकिन इसका रेडियस कम है और इसमें कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 40/R। इसका रेडियस ज़्यादा है, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा हुआ, पी ए या पी बी? प्रेशर ए का ज़्यादा हुआ और बी का कम हुआ। इसीलिए सारा का सारा गैस जो है इधर से फ्लो करके लो प्रेशर जोन में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? जब बलून को फुलाते हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर लगता है या फिर सबसे लास्ट में? स्टार्टिंग में ना, फुल फुलता ही नहीं, क्यों? क्योंकि रेडियस काफ़ी कम होता है। तो इधर से आ गया प्रेशर ज़्यादा, इसीलिए ए विल कोलैप्स। इस तरीके से 2-3 बबल और कनेक्ट किया जा सकता है और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि दो सब बबल थे, एक का रेडियस कैपिटल आ रहा है और एक का रेडियस स्मॉल आ रहा है। तो ये दोनों क्या किया, चिपक गया, दोनों क्या, सोप बबल, सेम सरफेस टेंशन। तो चिपकेगा तो क्या करेगा, एक इंटरफेस क्रिएट करेगा, ऐसा काइंड तरह का एक इंटरफेस क्रिएट करेगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना बताना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। सॉल्व करो इसको। सरफेस टेंशन टी एज्यूम कर लेना, रेडियस वगैरह तो हमें गिवन है। देखो करते हैं इसको। क्या है कि ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर ये दोनों इस तरीके से चिपका तो इंटरफेस का जो कर्वेचर होगा वो किस तरफ होगा, वो तुम सोच करके बताओ। ये इस तरीके से चिपका तो कर्वेचर के पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसा कर्वेचर बना ले वो, या तो फिर ऐसा कर्वेचर बना ले वो। तो दोनों में से कौन सा कर्वेचर बनाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है, ये कर्वेचर 1 है और ये कर्वेचर 2 है। डिपेंड करता है किधर का प्रेशर ज़्यादा है। अगर मैं इसको P1 बोलूँ और इसको P2 बोलूँ तो P1 ज़्यादा होगा P2 से, तो सेकंड कर्वेचर बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? और अगर P2 ज़्यादा होगा P1 से तो फर्स्ट कर्वेचर बनेगा। लेकिन जो भी हो, इस वाले सरफेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्वेचर जैसा भी बने उस सरफेस के लिए क्या बोला जा सकता है,
प्रेशर तो बैलेंस होना चाहिए। नेट फोर्स जैसे 0 होता है वैसे ये जो इंटरफेस है वो इंटरफेस अच्छे तरीके से बैलेंस्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक इस टाइप का कर्वेचर एज्यूम कर लेता हूँ। लेट से जो कर्वेचर है वो ऐसा है और इसका कर्वेचर आर डैश है ना, ऐसा है। तो P1 प्रेशर कितना होगा और P2 प्रेशर कितना होगा वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये बड़ा सा बबल और ये छोटा सा बबल। तो P1 प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस, इधर से अंदर जा रहे हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 2T बाय आर, सॉरी 4T बाय आर। और P2 कितना हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस ऑफ 4T बाई स्मॉल आर। तो ज़्यादा प्रेशर तो P2 वाला ही निकला ना। तो अब मैं P1 से P2 जा रहा हूँ, तो P1 से P2 जाऊंगा तो कर्वेचर में इन हो रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो P2 विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस 4T बाय आर डैश, क्योंकि इसका कर्वेचर अब आर डैश है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब P2 और P1 का वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। सो P2 विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस 4T बाय स्मॉल आर इज इक्वल्स टू P1 P नॉट प्लस ऑफ 4T बाय कैपिटल आर प्लस 4T बाय आर डैश। पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4T 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल आर प्लस 1 बाय आर डैश। सो आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। अगर आर डैश नेगेटिव आ जाता तो हमें समझ में आ जाता हमने जो कर्वेचर माना है वो गलत है, उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कैपिलरी एक्शंस वगैरह देख लेंगे, जैसे लिक्विड सरफेस वगैरह किस तरीके से बनता है। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करा दिए इसीलिए ये थोड़ा 2 लेक्चर लग रहा है, अदरवाइज ये 1 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाता है। इस पर क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं इसलिए।